आदाब जोहार सभी को। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज अब फिर हम लोग इसी वीडियो में मिल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है और ये लगातार चलते जा रहा है, जिस टॉपिक का नाम है हमारा पर्यावरण, क्लास 10 का है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का, साइंस सब्जेक्ट का। और मैंने इससे पहले तीन वीडियो बना रखा है और मैंने सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उसे आप जाकर देख लें तो बेहतर समझ में आएगा। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो मुख्य टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का मैं ओजोन परत के बारे में बात करेंगे और दूसरा है जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय, मतलब बायोडिग्रेडेशन, नॉन बायोडिग्रेडेशन क्या है, इसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि उसमें आपको समझ में नहीं आएगी और मैं थोड़ा विस्तार रूप से कम समय में बात करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आज से लिया है ओजोन परत। आप देख पा रहे हैं ओजोन परत क्या है। ओजोन एक परत है जो कहाँ पाया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन होगा। ये आपका पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल में। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये समताप मंडल में पाया जाता है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। और ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो O3 होता है। एक लेयर है और समताप मंडल जिसको बोले स्ट्रेटोस्फीयर में, क्षोभ मंडल में कुछ भाग पाए जाते हैं, जैसे उसमें बैड ओजोन कहते हैं। एक्चुअली बैड ओजोन है क्या, इसमें प्रदूषक जो नाइट्रस ऑक्साइड या बहुत सारे ऐसे वोल्केनिक इरप्शन या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को लंग्स की बीमारियों से ग्रसित कर देता है। इस चीज़ को जानिएगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है तो आपको समताप मंडल में टिक करके आना है। इस चीज़ को याद रखिएगा, समताप मंडल में, इस जगह, इस समताप मंडल को, स्ट्रेटोस्फीयर को हमको टिक करना होगा, याद रखिएगा। ये अब समझाने के लिए ऐसा किया गया है कि स्ट्रेटोस्फीयर में 90% जो है गुड ओजोन है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को मैं बताऊंगा कि ये लेयर जो है, इसकी ऊंचाई, इसकी जो थिक है, इसकी मोटाई जो है वो कैसे हमारे पूरे एनवायरनमेंट को, हमारे सरफेस ऑफ अर्थ को कैसे वो बचा रहा है, किस तरह से हमें बचा रहा है, हमें जंतुओं को बचा रहा है, प्लैंकटन्स को बचा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बचा रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आते हैं, जैसे मैंने बताया, मेनली समताप मंडल को ही ओजोन मंडल या ओजोन परत कहा जाता है। देखिए, थोड़ा सा इस जगह पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा इस जगह पे देखिएगा। ये एक मान लीजिए एग्जांपल है अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस से जैसे हम लोग जानते हैं कितने मंडल पाए जाते हैं, तो तकरीबन आपका 1 2 3 4 5 मंडल को रखा गया है। जैसे ट्रोपोस्फीयर यानी अर्थ सरफेस से 8 से 18 किलोमीटर की जो भी किलोमीटर की ऊंचाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, क्षोभ मंडल। इसी जगह पर हमारा जो भी मौसम है, बारिश का है, सारे चीज़ यहीं पर हम लोग प्रदर्शित होता है। अब इसके ऊपर हम लोग चले जाएंगे तो एक आता है आपको स्ट्रेटोस्फीयर, और इसी जगह पर आपका ओजोन परत पाई जाती है जो 15 से 50 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। इससे ऊपर अपर आएंगे तो मेजोस्फीयर पाया जाए, उसको बोलते हैं हम लोग मध्यमंडल। स्ट्रेटोस्फीयर को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं, ठीक है। और मेजोस्फीयर के बाद अगर हम आएंगे तो थर्मोस्फीयर, यहाँ की जो भी ऊंचाई है यानी 85 से लेकर 600 किलोमीटर है। और इसके बाद क्या है, एक्जियोस्फीयर यानी बाह्यमंडल। यानी आप देख रहे हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और तापमंडल, उसके बाद आपका एक्जियोस्फीयर जिसको बोलते हैं बाह्यमंडल। इसी जगह पर सैटेलाइट को भी हम लोग यहाँ पर जो भी सैटेलाइट किया जाता है इस जगह पर एक्जियोस्फीयर पे ही डाला जाता है, बहिर्मंडल में या बाह्यमंडल बोलते हैं। ये थोड़ी जीके की जैसा था, हालांकि इससे कोई रिलेशन नहीं, बट इसमें रिलेशन यही है कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कन्फर्म है, ठीक। बट कोई पूछेगा कि भाई ओजोन लेयर का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। तो भैया ओजोन लेयर जो है ना, हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी में बहुत सारे अलग अलग किरणें पाई जाती हैं। विजिबल रे हैं, यूवी रे हैं, माइक्रोवेव रे हैं, अलग अलग इंफ्रारेड रेडिएशन है, बहुत सारे रेडिएशन हैं, जिसमें यूवी रेज जो है बहुत ही खतरनाक रेडिएशन है।
जिसमें आपका ए है, बी है, सी है। और बी जो है हमारे लिए यूवीबी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें में बी जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस भी है, हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यह जो है कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी का जो है कैटालिस्ट की तरह काम करता है, बनाने में हेल्प करता है विटामिन डी को। तो ये एक रक्षात्मक आवरण है। ओजोन लेयर जो है क्या है, एक रक्षात्मक शील्ड बना होता है, एक बॉडी में एक शील्ड जैसा होता है, वो एक लेयर बना हुआ है ताकि पराबैंगनी किरणें हमारे सूर्य रश्मि की रोशनी से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें जो हानिकारक है उसको आके वो रोक देती है। यूवी रेज से बचाता है, अल्ट्रावायलेट रेज है जिसमें यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी और यूवी बी जो है ये बहुत ही खतरनाक है। थोड़ी कम मात्रा में अगर हमें मिल जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये एक कैटालिस्ट की तरह काम करेगा, ये कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी की तरह काम कर सकता है, विटामिन डी को मतलब बनाने में हेल्प करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, डायरेक्टली तो नहीं मिलता है मगर यूवी बी का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल है, जो कैल्सीफेरॉल जो इनएक्टिव स्टेज में होता है उसको एक्टिव करने में भी हेल्प करता है, ठीक ना। अब आते हैं सूर्य से आने वाले अनेक हानिकारक किरणों से बचाता है। जैसे हमारी बॉडी में हमें ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, प्रोटोजोम, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, प्लांट्स के अंदर जो है, हमारे अंदर जो हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ से हम लोग डिजीज से बच सकते हैं। जैसे देखिए त्वचा के कैंसर से बच सकते हैं, मान लो जो त्वचा में रेसिंग आ जाता है, झुर्रियाँ बैठ जाती है, बहुत सारे कारण हैं जो यूवीबी का भी एक रिस्पॉन्सिबल है, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं। बर्निंग हो जाता है, कैंसर हो जा रहा है, मोतियाबिंद मैंने कैटारेक्ट बोलते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्नो ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा यूवी जिम्मेवार है, तो यूवी बी, अल्ट्रावायलेट बी। और कमजोर परिरक्षक को तंत्र को भी ये क्या करता है, रोकता है, कौन, ये ओजोन लेयर। और पौधों को नाश आदि से भी रक्षा करता है, यानी पौधों का नाश भी नहीं हो, हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अल्ट्रावायलेट अल्ट्रा किरणें जो हैं, पराबैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में। इसी को क्या करता है, ओजोन लेयर बचाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। आइए थोड़ा सा जान ले ओजोन का निर्माण कैसे होता है, इस जगह पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ओजोन का निर्माण कैसे होता है, यानी O3 का निर्माण तो हम जानते हैं ऑक्सीजन से ही O3 तीन जो है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का ही बना होता है। तो ऑक्सीजन के साथ अगर यूवी रेज आता है तो ये मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन को चेंज कर देता है, यानी ये अणु है, देखिए ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन जो है O2 यानी 2 ऑक्सीजन मिलकर एक ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करके क्या बनाता है, O3 बनाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी पूछा जाता है तो इसको याद कीजिएगा। अल्ट्रावायलेट रेज का भी वो रिस्पॉन्सिबल है आपका क्या चीज़ के लिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को टूटने के लिए। फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूटकर क्या बन जाएगा, ये आपका अल्ट्रावायलेट जो ये O3 यानी ओजोन लेयर बन जाएगा। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। एक आता है कि ओजोन परत, ये बहुत बार पूछा गया कि ये विघटन कैसे होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो मैंने इस जगह पे लिखा है देख लीजिएगा, ये VVI ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है कि किस जगह पर ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई है, ओजोन होल दिखा गया, ओजोन में छिद्र देखा गया है। तो 1985 में अंटार्कटिक, जिसको अंटार्कटिका बोलते हैं, उस जगह पर एक होल दिखी गई है 1985 में। वो कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, तो इसके जिम्मेवार कौन है, इसके जिम्मेवार एंथ्रोपोजेनिक, मतलब हम लोग, मानव इंसान जो है बहुत ही खतरनाक है। कैसे खतरनाक है, हम लोग बहुत सारी केमिकल सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में धड़ल्ले से, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, फ्रिज हो, AC हो, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग यूज़ किया जा रहा है धड़ल्ले से, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है, मगर कहीं ना कहीं यह प्रॉब्लम कर सकता है हमारे ओजोन लेयर को। जिसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका ये पूछा जाता है, which gases are responsible for the ozone layer depletion, that is the CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत बार पूछा गया है, तो 4 ऑप्शन भी दिया जाएगा, तो आपको यही ऑप्शन को टिक करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ किया जाता है इसका यूज़ करते हैं हम लोग
फ्रीज में, एसी में, एयर कंडीशनर में इसका यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि उसका रिसाइकलिंग यानी जो कूलिंग साइकिलिंग में इसका हेल्प है, क्योंकि गर्म चीज़ को वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे हटा के ठंडा करने में हेल्प करता है। इसमें फ्रीऑन गैस का भी यूज़ किया जाता है। अब देख लीजिए HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी रिस्पॉन्सिबल है ये आपका ओजोन परत का क्षय होने में, डिप्लीशन में, टूटने में। अगर वो डिप्लीट हो जाएगा यानी टूट जाएगा, जैसे मान लीजिए ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर है, अगर टूट गया किसी तरह से देखिए तो क्या होगी, सूरज की रोशनी से आने वाली जितने भी पराबैंगनी किरणें हैं क्या है, एक इंसान के पास, एक प्लांट के पास, सबको प्रॉब्लम कर सकता है। इसमें जीन म्यूटेशन भी हो सकता है, आपका बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा। और इसके बाद देख लीजिए इस जगह पे HFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हैलोन्स है। नाइट्रोक्साइड, हैलोन मतलब है ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसके बाद आइएगा तो मिथाइल ब्रोमाइड भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है आपके क्या के लिए, ओजोन परत का क्षय विघटन करने में। और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 ये भी रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज़ के लिए, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, विघटन हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब क्या हो गया भैया, ज्वालामुखी विस्फोट। इसकी वजह से भी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं नेचुरल भी जो है प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उससे भी कहीं ना कहीं ये ओजोन परत का क्षय हो रहा है। नॉट ओनली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बट ऑल्सो नेचुरल कमिटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इसको हम लोग क्या और भी कर सकते हैं, इसको रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल रोका जा सकता है। जैसे CFC भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। CFC आपका 11 है, CFC 12 है, CFC 113 है, CFC 114 है, और CFC 115 है। यानी ये सब सारे जितने भी हैं इसको ज़्यादा मोस्टली यूज़ किया जा रहा है। तो इसका अगर इसकी रोकथाम कर लिए तो बहुत ही हम लोग हद तक बच सकता है हमारा जो भी ओजोन लेयर है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक बर्निंग इशू है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे सब मिलकर। एक्चुअली क्या होता है, कैसे टूटता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन का, तो जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर भी क्लोरीन पाया जाता है। और क्लोरीन जो फ्री एटॉमिक जो क्लोरीन है, फ्री क्लोरीन एटम है, वो डैमेज किसको कर रहा है, O3 मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी जो मोटाई है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पतला होते जा रहा है और छेद होते जा रहा है। इसी को हम लोग, मोटाई कम होती जाएगी, उसी को हम लोग क्या करते हैं, ओजोन होल क्या कहा जा रहा है। और इसको अंटार्कटिका में देखा गया। ऐसे पोलर रीजन में भी आप अभी लोग देख रहे हैं, रिसेंटली में देखा गया कि पोलर रीजन में भी पाए जाते हैं। अब इसके लिए रोकथाम के लिए देखिए बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल और जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम बनाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो भी घटनाएं घटी थी तो वो है 16 सितंबर 1987, इसमें साइन किया गया था। और अमेंडेड किया गया, मैंने इसको लागू किया कब किया गया, 1 जनवरी 1989 को, यानी 1 जनवरी 1989 को इसको लागू कर दिया गया। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, क्या एक्चुअली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता किया गया कि जितने भी जो विकसित राष्ट्र हैं, विकसित देश हैं, जो भी उसका यूज़ किया जा रहा है, कौन सा CFC का और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ किया जा रहा है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, उसको रोकना है। उसकी जो भी कंपनियां हैं उसको क्या करना है, कम खपत करना है, उसको यूज़ करना है, उसको और सब्सटीट्यूट या रिप्लेसमेंट करके कोई नया चीज़ बनाना है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन ना हो। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987, इसलिए हम लोग कभी कभी देखिएगा 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं भाई, ओजोन दिवस मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब इसी को याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चंस कि कब हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं, ओजोन डे, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए कि 16 सितंबर 1987 को साइन हुआ था, मगर इसको लागू कब किया गया, 1 जनवरी 1989 को। इसके साथ साथ और भी है क्योटो प्रोटोकॉल जो कि CFC है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। CFC जो है आपका जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है। उसके बाद आपका N2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और आपका क्या है भैया, उसके बाद
तीन चार गैसेस हैं जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस हैं। जैसे सबसे पहला क्या है भाई, CO2, फिर दूसरा क्या है CH4, इसके बाद क्या है CFC है, उसके बाद क्या है N2O है। यानी ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये CO2। अब याद रखिएगा, इसमें भी देखिए CFC है। इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता किया गया। कब किया गया भैया, एडॉप्टेड 11 दिसंबर 1997 में, मगर इसको लागू कब किया गया, एंट्री इनटू द फोर्स में 16 फरवरी 2005 में किया गया। कभी कभी सब पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, ये सब सारी चीज जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उसको ये चीजें बताई गई कि आप जो भी ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको क्या करना है, थोड़ा कम करना, या उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, रिप्लेसमेंट करके कोई नया चीज बनाइए ताकि ओजोन लेयर डिप्लीशन ना हो। इसके बाद आते हैं सीधा सीधा हम लोग जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेशन। बहुत सारी चीजें बायोडिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप देखिएगा सब्जियों का छिलका, यानी जो आसानी से सड़ जाए, गल जाए, और जैविक प्रक्रम के थ्रू यानी बायो उस दी हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है आपको सब्जियों को या रद्दी कागज को, लकड़ी को, ऊन को, वो ऑलरेडी क्या है डिकम्पोज हो जाएगा आराम से इजीली। ये सब कोई तकलीफ नहीं है जो हमारे पास हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी हम लोग कह सकते हैं बायोडिग्रेडेशन इज द प्रोसेस बाय विच डिग्रेडेबल या डिग्रेडेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रेडेबल थिंग्स जस्ट लाइक क्या बोल सकते हैं हम लोग, सब्जियों का छिलका है, रद्दी कागज है, लकड़ी है, ऊन है, सारा चीज विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से टूट जाता है। तो जिसको क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। जैव निम्नीकरण मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, बहुत सारे कवक की वजह से अगर हमारा ये सब सारा चीज़ क्या हो, नाश हो जाए, नाश का मतलब सड़ जाए, गल जाए, उसको क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय। मगर एक ऐसा चीज़ है, हम देखते होंगे हमारे लिए भी ये एक बर्निंग इशू है, बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंटल इशू बन चुका है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को हमको बैन करना होगा। बैन कब होगा, उसके लिए माइक्रो चीज़ें आ चुकी हैं। बैन इन द सेंस, हम लोग एक ज़माना हुआ करता था आज से 20-25 साल पहले प्लास्टिक नहीं हुआ करता था, ना के बराबर। तो उसके लिए हम लोग क्या, कागज़ का ठोंगा यूज़ करते थे हम लोग बचपन में, या फिर जूट का हम लोग बोरा या जूट का थैली यूज़ किया जाता था। मगर आज जो इरा है बहुत ही खतरनाक इरा है, इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है पूरे इन्वायरमेंट को। तो कैसे, अजैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेशन, जिसमें प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक स्ट्रिप्स है, सिंथेटिक यानी जो भी चीज़ें केमिकल सब्सटेंसेस से बनी हुई जाती है, और मानव के द्वारा जो भी सब्सटेंसेस यूज किया जा रहा है, इसको हम लोग जैव प्रक्रम के थ्रू यानी जैविक प्रक्रम के थ्रू यानी विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इसको हम लोग नष्ट नहीं कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर प्लास्टिक को अगर हम ज़मीन के अंदर दबा दें, बरीड कर दें, तो क्या होगा, वो गल जाएगा? नहीं गलेगा। वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देगा, बेकार कर देगा, इनफर्टिलिटी में आ जाएगा। अगर इसको जला देंगे तो एयर पोल्यूशन होगा। अगर इसको पानी में डाल देंगे तो जितने भी माइक्रो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उसको भी डैमेज कर सकता है। तो प्लास्टिक को हम ना तो गला सकते हैं, ना तो इसको दबा सकते हैं, ना तो इसको हम किसी जगह फेंक सकते हैं। अगर कोई भी जानवर अगर प्लास्टिक को खा जाती है तो इसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है और ये सीधा सीधा डैमेज करेगा और डेथ भी हो जाता है। इस पर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, इसलिए ये चीज़ क्या है, सड़ते नहीं, गलते नहीं है, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मगर उसके लिए हम लोग बहुत सारे से चीज़ें आ गई हैं। देखिए, हम लोग खासकर रेल में, ट्रेन के प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारी जगह पर अब डिस्पोजल जो है वो आपका ये कागज़ का बना हुआ रहता है, वो ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। तो उसका यूज़ कीजिए। या हम लोग जो कुल्हड़ बोलते हैं, जो चाय के लिए हम लोग मिट्टी का जो छोटा सा बना होता है बर्तन, उससे भी हम लोग चाय को पी सकते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अगर हम पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ों को अगर हमको बचाना है, जो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी आने वाले समय में, आज में 10-12 साल के अंदर या 20 साल के अंदर, तो उसको हमको कैसे बचाना है, क्योंकि आने वाली नस्लों को भी उसको चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको 3 यूज़ करना होगा, 3R का यूज़ के पर्सन करेंगे, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। ये 3 चीज़, 3R। पहला क्या है, रिड्यूस का मतलब
कम कर देंगे वो कोई भी चीज़। अगर हमको यहीं से कहीं दूसरी जगह जाना है, यहाँ से 1 किलोमीटर, तो क्या करते हैं, ½ किलोमीटर जाना है तो बाइक के यूज़ नहीं करेंगे, तो उससे क्या बचेगा, थोड़ा सा पेट्रोल बचेगा। थोड़ा थोड़ा करके ही पूरी दुनिया में थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना, तो बहुत बहुत लंबा एक समय चलेगा उस चीज़ को। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और भी बहुत सारे सब्सटेंसेज जो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगी, फॉसिल फ्यूल्स, तो उसका भी रिड्यूस हम लोग कम कर सकते हैं। रीयूज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग रीयूज़ किया जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं हॉर्लिक्स की अगर बोतल आती है, कांच की हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग हॉर्लिक्स ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे उसमें, अब हम लोग चना डाल देंगे, या फिर हम उसमें चीनी डाल सकते हैं, या उसमें गुड़ रख सकते हैं, यानी बहुत सारे डोमेस्टिक चीज़ों को काम कर सकते हैं ना। और रिसाइकिल क्या है, जैसे प्लास्टिक का यूज़ किया गया, उससे प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बर्तन बन रहे हैं, कुर्सियाँ बन रही है, बेंच बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे मार्कर, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसको रिसाइकलिंग हम लोग कर सकते हैं। अब ये 5R के बुक में भी 5R लिखा हुआ है, हालांकि ये 3 इज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रिफ्यूज़ किया, इनकार करना है, जो चीज़ें ज़रूरत नहीं, जैसे हम लोग प्लास्टिक को क्या करेंगे, इनकार करना है। हर एक चीज़ को, आप बाजार से प्लास्टिक ला रहे हो, प्लास्टिक रोके, हर एक लोग, यानी एक इंसान अगर जिम्मेदारी ले लेता है कि भैया हमको आने वाले समय में प्लास्टिक को नहीं छूना है, तो धीरे धीरे अगर इस तरह से समाज में फैलता जाएगा ना, वो मैसेज एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में गंदगी नहीं हुई है, तो ये सही में सही अच्छा हो सकता है। रिड्यूस कम करेंगे इसकी, रीयूज फिर से इसका यूज़ किया लिया जाएगा, रिपर्पस यानी जो भी चीज़ें, मान लीजिए हम प्लास्टिक का एक छोटा सा बर्तन अगर टूट गया है तो उससे हम क्या लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, अब छोटे छोटे पौधा लगा सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग रिपर्पस में। और रिसाइकिल में बहुत सारी चीज़ों को हम फिर से गला कर उसको क्या करते हैं, फैक्ट्रियों में बोतल बना सकते हैं, आपका ये क्या बोल सकते हैं, बेंच बना सकते हैं, प्लास्टिक का कुर्सी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। तो ये हम पर जिम्मेवारी है, इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज हम दे रहे हैं इस वीडियो से, इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कर लीजिए एग्जाम के व्यू से, और थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम प्लास्टिक से बचें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जोहार।